इनका एपिसोड 3। हिम्मत करके मैंने कंघे को बालों पर फिराया। कंघा छिपकली के आर पार निकल गया। मैं डरा सहमा सा वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। अभी सीट पर बैठे 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि ऑफिस का चपरासी मेरे पास आया। साहब, आपको बुला रहे हैं, उसने कहा। ठीक है, मैं आता हूं। 2 मिनट बाद ही मैं बॉस के केबिन में खड़ा था। मैं देख रहा हूं पिछले 15 दिन से तुम ऑफिस में बराबर लेट आ रहे हो। आज भी आधा घंटा लेट हो, बॉस बोला। यह ऐसा इल्जाम था जिसे मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। मैं हमेशा ठीक वक्त पर ऑफिस पहुंचता था। नहीं सर, मैं कभी लेट नहीं होता, आज भी नहीं। इडियट मुझे पढ़ा रहे हो। मैंने महसूस किया छिपकली मेरे सिर से गायब थी। बॉस गरज रहा था। हरामखोर, कई बार तो मैं तुम्हें टोक चुका हूं। रोज झूठ बोलते हो। हद हो गई, जरा घड़ी में वक्त देखो। 10:30 बज रहे हैं इस वक्त। मैंने ऑफिस में लगी वॉल क्लॉक को देखा। वाकई 10:30 बज रहे थे। सर, मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैं ठीक वक्त पर आया हूं। ये घड़ी शायद आगे चल रही है। मुंह जोरी करता है मुझसे। वह अपनी सीट से उठा और उसने मेरे गाल पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि मेरा सिर झंझना उठा। मैं अभी तुझे नौकरी से बर्खास्त कर रहा हूं। सॉरी सर, एक चांस। थप्पड़ खाकर भी मैं उसके आगे गिड़गिड़ाया था। वह ऑफिस टेबल पर बैठकर एक पेपर पर कुछ लिखने लगा। दफा हो जाओ, उसने कागज मेरी तरफ सरका दिया। सर, मैं आइंदा ध्यान रखूंगा। मैंने हाथ जोड़ दिए। अचानक छिपकली फक से मेरे सिर पर आई। उसने करवटें बदली और फिर एक खूबसूरत लड़की के रूप में तब्दील हो गई। उसके सुर्ख होंठ मुस्कुरा रहे थे। वह आलथी पालथी मारे सिर पर बैठ गई। उसकी जुल्फे काली घनेरी थीं, आंखें पुरकाशिश थीं, बेहद हसीन लड़की थी। फिर मेरे कानों में किसी नारी का सुरीला स्वर सुनाई दिया। मनु, कोई तुम्हें थप्पड़ मारे इसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारा बॉस झूठा है, कमीना है। तुम कौन? मैं बड़बड़ाया। होई, अब यहां खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? तभी बॉस गरजा, निकल जा मेरे ऑफिस से अभी। सबक सिखा इस हरामी को। कान में वही सुरीला स्वर सुनाई दिया। डर मत, मैं तेरे साथ हूं। चल पेपर वेट उठा और मार दे इसके सिर पर। चल पेपर वेट। देख क्या रहा है? मुझे लगा किसी ने मेरे बालों को बुरी तरह जकड़ लिया है और उस आवाज ने मुझे अपने वश में कर लिया है। मैंने आप देखा ना ताऊ। पेपर वेट उठाया और लगातार 3-4 बार बॉस के सिर पर दे मारा। बॉस की खोपड़ी खुल गई। वह औंधे मुंह मेज पर लुढ़क गया। उसके सिर से बहता खून मेज पर फैलने लगा। मैं यह देखकर घबरा गया कि मैंने क्या कर दिया। फिर मुझे कुछ नहीं सूझा और दफ्तर से बाहर निकल आया। बस स्टॉप से बस पकड़ी और गांधीनगर के लिए रवाना हो गया। अब वह हंसती मेरे सिर पर नहीं थी। मुझे राहत सी महसूस होने लगी। सोचने लगा वह क्या था। पहले तिनका, फिर छिपकली, फिर लड़की। अचानक मुझे याद आया कि रामा की माँ ने कहा था कि इनका का असली रूप छिपकली का होता है। तो क्या ये इनका है? हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? हो सकता है मेरा बॉस मर गया हो। पुलिस उसके कत्ल के इल्जाम में पकड़ लेगी। फिर मेरा क्या होगा? जेल की सलाखें, फिर फांसी का फंदा। फांसी का फंदा मेरी आंखों के सामने झूल रहा था। 0-0। लेकिन पुलिस मुझे गिरफ्तार करने नहीं आई। शाम होते ही अचानक वह सुंदर लड़की जरूर मेरे सिर पर आ बैठी। अब मुझे उससे डर नहीं लग रहा था। मनोज, वह फुसफुसाई। तुम कौन हो? मैंने धड़कते दिल से पूछा। इनका, वह मुस्कुरा कर बोली। इनका गीत? तो क्या तुम छिपकली हो? हाँ, वह भी मेरा रूप है, असली रूप, और यह भी मेरा ही रूप है। दोनों असली रूप हैं। तुमने मेरे हाथों बॉस का कत्ल क्यों करवा दिया? उसने तुम्हें ढप्पड़ क्यों मारा? वैसे भी मैं नहीं चाहती थी कि तुम ऐसी छोटी मोटी नौकरी करो। नौकरी की तुम्हें जरूरत ही क्या है? आखिर वो नाराज क्यों था? मैं तो ऑफिस ठीक वक्त पर पहुंचा था। नहीं, तुम आधा घंटा लेट थे।
पर मैंने तो अपनी घड़ी में टाइम देखा था। जो तुमने देखा वह सच नहीं था। तुम वही देख रहे थे जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रही थी। फिर जब तुम्हारे बॉस ने ज़्यादा ही बदतमीज़ी की तो मुझे बहुत बुरा लगा। ऐसे लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी होता है। वह बोली, इसका मतलब यह तो नहीं कि उसे मार ही डालो, अब पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी। ऐसा नहीं होगा, मैंने सब ठीक कर दिया है। क्या ठीक कर दिया है? ऑफिस के चपरासी ने उसके कत्ल का इल्ज़ाम अपने सिर ले लिया है। तुम्हारा बॉस मर चुका है और पुलिस ने चपरासी को गिरफ्तार कर लिया है। फिर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके दांत मोतियों की तरह चमक रहे थे। इनका सुर्ख रंग के जोड़े में थी और आलथी पालथी मारे मेरे सिर पर बैठी थी। क्या तुम यह सब कर सकती हो? मैंने पूछा। यह सब क्या? मतलब चपरासी ने कत्ल का इल्ज़ाम अपने सिर कैसे ले लिया? थोड़ी देर के लिए मैं उसके सिर पर चली गई थी। मुझे वही देख सकता है जिसे मैं देखने की अनुमति देती हूँ या जिसकी मैं गुलाम बन जाती हूँ। मैं जिसके सिर पर बैठ जाती हूँ उसका दिमाग पूरी तरह मेरे नियंत्रण में आ जाता है। इनका ने एक भरपूर अंगड़ाई ली। ज़्यादा मत सोचो, अभी तुम्हें इनका की शक्तियों की जानकारी नहीं है। दुनिया के बड़े से बड़े तांत्रिक मुझे गुलाम बनाने की तमन्ना रखते हैं। उनमें से बहुत से मर भी जाते हैं। जैसे रामा की माँ मर गई, वह मुझे गुलाम बनाना चाहती थी। तुम्हें देखकर उसे अंदाज़ा हो गया था कि तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। फिर वह तुम्हारे ज़रिए अपने काम करवाती। वह सब मुझे मंजूर नहीं था। मैं तो तुम्हें खुद पसंद करती हूँ और सिर्फ तुम्हारी ही होकर रहना चाहती हूँ। लेकिन मैं ही क्यों? मुझ में ऐसी क्या बात है? पिछले जन्म में तुम एक तांत्रिक थे और तुमने मुझे हासिल कर लिया था। मैं तुम्हारी गुलाम थी। फिर हम एक दूसरे को बेहद चाहने लगे। मैं भी तुम्हें बेहद चाहती थी। मुझे पाने के लिए कुछ तांत्रिकों ने तुम्हें मौत के घाट उतार दिया, पर मरते वक्त भी तुम मुझे याद करते हुए मरे। फिर तुम्हारा जन्म एक विलक्षण घड़ी में हुआ। उसी घड़ी में जन्म लेने वाला मुझे आसानी से पा सकता है। कुछ रुककर उसने आगे कहा, शायद तुम्हें अपने बचपन की बातें याद ना हो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बेच दिया था और जिसने खरीदा था वह तुम्हारी बलि चढ़ाकर मुझे ही हासिल करना चाहता था। तुम उस वक्त 7-8 बरस के थे। वे लोग तुम्हारी बलि नहीं चढ़ा पाए, बल्कि मैंने शंभू के हाथों चक्रधर की ही बलि चढ़ा दी, जो तुम्हें खरीद कर ले गया था। लेकिन बाद में हुआ यह कि डमरू ने घोर तप करके मुझे घेर लिया और मैं उसकी गुलाम बन गई। डमरू की मौत के बाद ही मैं मुक्त हो पाई। तब तक बहुत बरस बीत चुके थे और तुम जवान हो चुके थे। हे भगवान, मेरी खोपड़ी चकरा गई। पिछले जन्म से तुम मेरे साथ हो? हाँ, बशर्ते कि कोई मुझे अपना गुलाम न बना ले। जो मुझे गुलाम बना लेता है, मैं तब तक उसकी कैद में रहती हूँ जब तक वह जिंदा रहता है या वह खुद ही मुझे आज़ाद कर दे। यह तो अलिफ लैला जैसी दास्तान है। इनका की बातें अब मुझे अच्छी लगने लगी थी। अब मेरी नौकरी का क्या होगा? तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें याद है, एक बार तुम्हें रेस खेलने का चस्का लगा था। वह सब मेरे एक दोस्त की वजह से हुआ। वह रेस खेलता था। मैंने भी रेस खेली और हार गया। पर तुम्हें कैसे मालूम? जब मैं तुम्हारे सिर पर बैठी हूँ तो तुम्हारा अतीत खुली किताब है मेरे लिए। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि किस घोड़े पर दांव लगाना है। तुम वह दांव जीतोगे। क्या मतलब? मैंने बहुत तेजी से पूछा। मतलब यह कि मुझे सब मालूम रहता है। उसने विश्वास भरे स्वर में उत्तर दिया। क्या सच में? मैंने बौखलाकर पूछा। इनका का फिर तुम्हारे साथ रहने से क्या लाभ? उसने नाच से कहा। यह तिलिस्मी बातें मुझे यूं लग रही थीं मानो मैं किसी सिनेमा हॉल में बैठा अलादीन और जादू के चिराग से संबंधित कोई फिल्म देख रहा हूं। परंतु जब मैंने इनका की बात सुनकर रेस में दिलचस्पी ली तो वारे के न्यारे हो गए। मेरी जेबें बड़े बड़े नोटों से भर गईं। मुझे याद है, रेस जीतकर जब मैं आया तो नोटों से मेरी जेबें भरी हुई थीं। मैं आश्चर्यचकित था। तुम्हें आश्चर्य क्यों हो रहा है मनोज? इनका फुसफुसाई। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम मुझसे जो मांगोगे वह पूरा हो जाएगा, परंतु इसके लिए एक शर्त है। क्या? मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा।
इस ख्याल से कि अब मैं इनका के कारण बहुत जल्द बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मेरी झल्लाहट और बौखलाहट अचानक समाप्त हो गई। स्वर में जो कड़वाहट पाई जाती थी वह भी समाप्त हो गई। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मेरे साथ दोस्ती निभाने का वादा करना होगा। मंजूर है, मैंने बिना सोचे समझे कह दिया। तुम एक अच्छे दोस्त की हैसियत से जो कुछ भी मुझसे कहोगे मैं उसे अवश्य पूरा करूंगी, परंतु उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वह काम मैं स्वयं नहीं कर सकती। वह काम क्या है? मैंने जल्दी से पूछा। इस समय तुम वादा कर लो, जब समय आएगा तो मैं तुम्हें वह काम भी बता दूंगी। मैं वादा करता हूँ। अच्छी तरह सोच समझ लो। इनका का लहराता स्वर उभरा। यदि तुमने बाद में वादा खिलाफी की तो फिर हमारी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी। ये भी हो सकता है कि मैं तुम्हें कोई भारी हानि पहुंचा दूं। उसकी नौबत नहीं आएगी। मैंने करेंसी नोटों को जेबों में दोबारा गिनते हुए कहा, मैं वादा करता हूं कि जिस काम को भी तुम मुझसे कहोगी वह मैं अवश्य पूरा करूंगा। इनका द्वारा हुए उस काम के बाद मेरे ऊपर छाई हुई बौखलाहट धीरे धीरे छंट गई। मुझे अब उसकी बातों पर विश्वास हो गया था। इस विश्वास का दूसरा कारण वह करेंसी नोट भी थे जो उस समय मेरी जेब में पड़े हुए थे। मुझे विश्वास था कि जब इनका की रहस्यमय शक्ति मुझे एक संकेत द्वारा इतनी सारी दौलत की मालिक बना सकती है तो बॉस की जुबान भी बंद करा सकती है। बहरहाल मैंने अपनी कुशलता इसी में समझी कि इनका से छुटकारा प्राप्त करने की बजाय उसे दोस्त बना लिया जाए। मैं बड़े चैन से था। मेरे घर की वस्तुओं में बढ़ोतरी हो रही थी और अब मुझे जिंदगी कुछ अधिक ही दिलचस्प महसूस होने लगी थी। प्रतिदिन मैं बड़े इत्मीनान से बिस्तर में लेटकर इनका से बातें करता। इनका ने मुझे बताया था कि उसकी आवाज़ मेरे अतिरिक्त कोई और नहीं सुन सकता, परंतु जहाँ तक उसे देखने का संबंध था तब यह बात मेरे वश से भी बाहर था। मैं केवल उसकी हरकतों का आभास पा सकता था। वार्तालाप के बीच मैंने कई बार चेष्टा की थी कि वह अपने अस्तित्व के रहस्य के बारे में भी कुछ बता दे,